आज हम एक यहाँ नया अध्याय के विषय में जानकारी लेंगे। देखते हैं, कोई भी अंक हम अपने मन मस्तिष्क में लेते हैं, जैसे 1, 4, 7, 8, 9, 12, 15 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, या फिर 7, 8, 10, 16, 20 ऐसे कुछ अंकों को हम यदि लिखते हैं तो इसमें ध्यान देंगे कि हो क्या रहा है। तो 1 में 3 बढ़ा 4, 4 में 3 बढ़ा 7, लेकिन 7 में 1 बढ़ के आया 8, फिर 1 बढ़ के आया 9, फिर 3 बढ़ गया, फिर 3 बढ़ गया, यानी कोई निश्चित नियम इसमें नहीं चल रहा है। वैसे ही या जो लिखा हूँ दूसरा 7, 8, 10, 16, 20, इसमें भी हम देखें तो पहले 1 जोड़ा गया, फिर 2 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़ा गया, यानी कोई एक निश्चित नियम यहाँ पर अपने को समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे अंकों को इस क्रम में या संख्याओं को इस क्रम में अगर लिखा जाए तो इसे हम सामान्यतः श्रृंखला कहते हैं। संख्याओं का एक श्रृंखला कहते हैं। अब एक और संख्याओं का श्रृंखला लिखा जाए, 2, 5, 8, 11, 14 एट्सेट्रा, या फिर 3, 6, 9, 12, 15 इत्यादि। अब यहाँ देखें क्या हो रहा है। 2 में 3 बढ़ाए 5 मिला, 5 में 3 बढ़ाए 8 मिला, 8 में 3 बढ़ाए 11 मिला, 11 में 3 बढ़ाए 14 मिला, यानी जोड़ते जा रहे हैं 3 3 तो नई संख्या मिलती जा रही है। उसी प्रकार दूसरी श्रृंखला में देखें, 3 दूनी 6, फिर 6 में 3 जोड़े 9 आया, 9 में 3 जोड़े 12 आया, सेम प्रोसीजर है। अब इसके बाद अगर ऐसा लेते हैं 7, 5, 3, 2, 0, तो 7 में 2 कम 5, 5 में 2 कम 3, 3 में 2 कम 1 लिखते हैं मान लीजिए यहाँ, और इस प्रकार से ये चलता है। तो ऊपर के दोनों में कुछ न कुछ योग हो रहा है और नीचे के श्रृंखला में कम होते जा रहा है। तो इस प्रकार से एक निश्चित संख्या कम या ज़्यादा हो रहा है। एक और उदाहरण लेते हैं, 2, 4, 8, 16, 32। तो यहाँ जोड़ना नहीं है, यहाँ गुणा हुआ। 2 का गुणा 2 में किए 4, 4 का गुणा 2 में किए 8, 8 का गुणा 2 में किए 16, 16 दूनी 32। तो एक निश्चित नियम हो रहा है, एक निश्चित नियम लग रहा है। और देखते हैं, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। यहाँ भी जो संख्या लिख रहा हूँ मैं एक निश्चित नियम के अंतर्गत लिख रहा हूँ। तो ऐसी श्रृंखला जो किसी नियम के अंतर्गत लिखा गया हो, ऐसी श्रृंखलाएं जो किसी नियम के अंतर्गत लिखी गई हों, उसे हम क्या कहेंगे? श्रेणी कहेंगे। अब शुरुआत में जो हमने 2, 5, 3, 6, 7, 5 वाला जो लिखा हुआ है, इसमें देखेंगे एक निश्चित संख्या का अंतर हो रहा है, यानी समान संख्या का अंतर हो रहा है। तो ऐसी श्रेणी को जिसमें एक समान संख्या को जोड़ा या घटाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी। तो आज हमारा अध्याय यही है, समांतर श्रेणी, यानी किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त हो उसे हम क्या कहेंगे? समांतर श्रेणी कहते हैं। तो समांतर श्रेणी में जो सबसे पहला पद होता है उसे हम स्मॉल a के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और जो समान अंतर लेते जा रहे हैं उसको यदि हम d से रिप्रेजेंट करें तो अगला पद कैसे मिलेगा? उस निश्चित संख्या को मान लिया हमने क्या है? d, तो a प्लस d हो जाएगा। फिर से एक d जोड़ेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा, फिर से एक जोड़ेंगे तो a प्लस 3d हो जाएगा, फिर से एक d जोड़ेंगे तो 1 धन 4d हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप है
वो ए धन डी, ए धन 2d, ए धन 3d, ए धन 4d के रूप में हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर ए को क्या कहा गया है? प्रथम पद। और डी को क्या कहा गया? सार्वांतर। और इस श्रेणी को हमने किस नाम से जाना? समांतर श्रेणी। अब यहाँ पर इस समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होगा? तो पहले पद में d की संख्या 0, दूसरे पद में 1d है, तीसरे पद में 2d है, चौथे पद में 3d है, पांचवें पद में 4d है। यानी जिस क्रमांक का पद रहता है उसमें एक कम करके d को जोड़ना है। तो इसका nवां पद हम लिखें या व्यापक पद लिखें तो a + n-1 इंटू डी लिखेंगे। जैसे यहाँ n का मान लीजिए मैं 5 रखता हूँ तो 5 ऋण 1 क्या हो जाएगा? 4d, यानी a धन 4d आ जाएगा। 4 रखूँगा तो 4 में 1 गया, 3 आएगा तो a धन 3d हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे समांतर श्रेणी के सभी पद आते हैं। तो ये जो tn बराबर लिखा गया है इसको समांतर श्रेणी का व्यापक पद या nवां पद कहते हैं। इसे tn द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और कभी कभी इसको स्मॉल l या अंतिम पद के द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। तो कुल मिलाकर के समांतर श्रेणी बहुत ही सरल अध्याय है और एक सूत्र से अनेक प्रश्न इसमें हमारे सामने आएंगे। अब चूंकि इस प्रश्न या इस सूत्र की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर 4 अज्ञात राशि है tn, a, n और d। इन 4 अज्ञात राशि में हमको कोई 3 राशि दिया जाएगा, चौथी राशि को ज्ञात करना ही यहाँ पर हमारी प्राथमिकता होगी और उसी को सामान्यतः हम हल करते हैं। अब d कैसे निकालना है? ए तो दिख जाएगा, श्रेणी का पहला पद है, n प्रश्न में दिया रहेगा, 5वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो। d क्या है? तो समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप ऊपर में लिखा गया है ए धन d, तो हम क्या कहेंगे इसको? पहला पद, तो हम इसको t1 कह सकते हैं। a धन d को क्या कहेंगे? दूसरा पद, तो ये हो गया t2। a धन 3d को क्या कहेंगे? t3, तो तीसरा पद। a धन 3d को चौथा पद, तो t4। तो इस प्रकार से हम पदों को t1, t2, t3, t4 के रूप में लिखते हैं। तो d निकालने के लिए क्या होगा? 2 क्रमागत पदों का अंतर, अर्थात दूसरे पद से पहले पद को घटाइए या तीसरे पद से दूसरे पद को घटाइए या चौथे पद से तीसरे पद को घटाइए। किन्हीं 2 क्रमागत पदों के अंतर को ही क्या कहते हैं हम? सार्वांतर या पदांतर, या उसको सामान्यतः किससे प्रदर्शित किया जाएगा? d से। और n क्या है? तो n पदों की संख्या है। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि एक समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है वो a धन n-1 इंटू d के रूप में होता है, जहाँ a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है, d सार्वांतर है, tn nवां पद है। और समांतर श्रेणी का व्यापक रूप भी हमने यहाँ देखा a धन d, a धन 2d, a धन 3d के रूप में हम इसको यहाँ प्रदर्शित करते हैं। अब इस पर कोई प्रश्न हल करना हो तो कैसे देखें? अब यहाँ पर कुछ श्रृंखलाएं आपके सामने हैं, आपको इसमें पहचानना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। चलिए प्रयास करते हैं। 9, 16, 23, 30, तो अंतर देखते हैं। 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 आएगा, 16 में फिर 7 जोड़ने से 23 आता है और 23 में फिर 7 जोड़ते हैं तो 30 आता है। यानी एक समान अंतर चल रहा है, इसलिए पहली वाली श्रृंखला क्या है? हमारी समांतर श्रेणी है। दूसरा देखें, 11 फिर 15, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ? 4। 15 के बाद 18, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 3। 18 के बाद 20, इनका अंतर कितना हुआ? 2। तो अंतर क्रमशः घटते जा रहा है, जबकि समांतर श्रेणी होने के लिए क्या जरूरी है? कि अंतर जो है प्रत्येक पदों में समान होना चाहिए, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। तीसरा देखते हैं, 4 फिर 13 फिर 19 फिर 28, तो 13 और 4 का अंतर 9, 19 और 13 का अंतर 6,
28 और 19 का अंतर है 9, तो यहाँ भी अलग अलग अंतर आ रहा है हर पद में, इसलिए ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। चौथा उदाहरण शून्य ऋण 3 और शून्य का डिफरेंस निकालेंगे तो ऋण 3 आएगा। ऋण 3 और ऋण 6 का अंतर, तो ऋण 6 से ऋण 3 को घटाएंगे तो ऋण 3 ही मिलेगा। ऋण 6 को ऋण 9 से घटाएंगे तो यहाँ भी ऋण 3 मिलेगा, यानी हर पद में यहाँ 3 कम होते जा रहा है, यानी प्रत्येक पद में समान अंतर है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। अब जो समांतर श्रेणी है पहला और चौथा, इसका पहला पद और सार्वांतर क्या है, तो देखिए पहले पद श्रेणी में जो कि समांतर श्रेणी है, प्रथम पद क्या बताएंगे 9 है। डी कितना है, तो जो अंतर चल रहा था 16 में 9 घटाया 7, 23 में 16 घटाया 7, 30 में 23 घटाया 7, यानी सार्वांतर का मान यहाँ कितना है 7। उसी प्रकार चौथे में सार्वांतर का मान क्या मिलेगा, ऋण 3 से 0 घटाएंगे तो ऋण 3, ऋण 6 से ऋण 3 को घटाया ऋण 3, ऋण 9 से ऋण 6 को घटाया ऋण 3। इस प्रकार से हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, सार्वांतर मिल जाता है। अब एक प्रश्न आज हल करते हैं। समांतर श्रेणी 4, 7, 10, 13 डैश डैश का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसको हल करना कैसे है, तो पहले तो आप लिख लीजिए समांतर श्रेणी को 4, 7, 10, 13 डैश डैश डैश, और कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां। तो यहाँ पर सबसे पहले आप निकाल लीजिए छोटा a अर्थात प्रथम पद, वो कितना है 4 है। फिर निकालते हैं d, तो d मतलब दो क्रमागत पदों का अंतर, दूसरे पद से पहले पद को घटाइए, 7 में 4 गया 3, पर थोड़ा और चेक कर लीजिए कि है कि नहीं। 10 में 7 गया 3, 13 में 10 गया 3, मतलब ठीक है, और n का मान हमारे पास हो गया है 10, 10वां पद ज्ञात करना है। अब सूत्र हमने क्या लिखा पीछे, Tn बराबर a धन ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। अब सभी मानों को भर दीजिए, तो n की जगह 10, a की जगह 4, 10 ऋण 1 और d का मान 3। 10 में 1 गया 9, 9 गुणित 3, तो 9 तिया 27 धन 4 बराबर 31। तो ये हमारा 10वां पद प्राप्त हो गया। शेष प्रश्नावली के प्रश्नों को हम अगले कालखंड में हल करेंगे।